नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव नेटवर्क सिस्टम में स्वयं के विकास और उन्नति के आपके निर्णय का स्वागत है। आप सुन रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानव प्रशिक्षक एवं प्रेरक डॉक्टर भरत चंद्रा की कैसेट लक्ष्य निर्धारण की कला। डॉक्टर भरत चंद्रा एक मेडिकल डॉक्टर, व्यवहार संबंधी चिकित्सक और व्यावसायिक वक्ता हैं। ये अनेक ऑडियो कैसेट्स के संकलनकर्ता, वक्ता और मोटिवेशन प्लस नामक पुस्तक के लेखक भी। डॉक्टर भरत इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन पोटेंशियल एंड डेवलपमेंट बेंगलोर के अध्यक्ष हैं। ये विनर्स वर्कशॉप नामक 3 दिवसीय अति प्रभावशाली कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें शामिल होने वालों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है, जिससे वे अपने अपने क्षेत्रों में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। पिछले 20 वर्षों में भारत, सिंगापुर, दुबई, मॉरिशस, आबू धाबी, बहरीन, कुवैत और मस्कट आदि देशों में 48,000 से अधिक लोगों ने विनर्स वर्कशॉप का लाभ उठाया है। व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, स्वयं का रोजगार करने वाले व्यवसायी, घरेलू और कामकाजी महिलाएं, विद्यार्थी आदि सभी वर्ग डॉक्टर भरत की वर्कशॉप का लाभ उठाते हैं। विभिन्न विचारों को अत्यंत सरल तरीकों से लोगों तक पहुंचाना इनकी विशेषता है, जो सुनने वालों के दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ जाती है। इस कैसेट में हम सीखेंगे कि लक्ष्य का चुनाव कैसे करें, उसे किस तरह समय सीमा में बांधें व प्राप्त करें, जिससे हम जीवन में विजेता बन सकें। तो दोस्तों, कागज व कलम लेकर तैयार हो जाइए और डॉक्टर भरत के निर्देशों के अनुसार अपने जीवन के लक्ष्यों को साध लीजिए। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने जब अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का अभियान शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि दैनिक उपयोग में आने वाले पेन अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण पर काम नहीं करेंगे। पेन की स्याही लिखे जाने वाली सतह पर नहीं आएगी। इस समस्या को सुलझाने के लिए नासा ने मशहूर कंपनी एंडरसन कंसल्टेंट्स की मदद ली। इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10 साल का समय लगा व $12 मिलियन यानी लगभग 60 करोड़ रुपए का खर्चा आया। उन्होंने एक ऐसा पेन बनाया जो शून्य गुरुत्वाकर्षण पर लिख सकता था, ऊपर की तरफ लिख सकता था, पानी के नीचे लिख सकता था, किसी भी प्रकार की सतह पर लिख सकता था और न्यूनतम से भी नीचे के तापमान से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर भी लिख सकता था। जबकि दूसरी तरफ रूसी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पेंसिल का इस्तेमाल किया। दोस्तों, उपरोक्त कहानी बताने का अर्थ केवल ये जानना है कि हम जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केवल मेहनत से कार्य कर रहे हैं या चतुराई के साथ मेहनत कर रहे हैं। क्या हम अपने समय का इस्तेमाल अपने जीवन के सही लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं? दोस्तों, कोई भी समय प्रबंधन तब तक अधूरा है जब तक हमारा कोई लक्ष्य न हो। इसलिए हमें समय प्रबंधन के इस महत्वपूर्ण पहलू गोल सेटिंग अर्थात लक्ष्य निर्धारण को अच्छी तरह समझना होगा। एक सुंदर कहावत को देखिए, आप मुझे अपने दोस्तों से मिलवाएं, मैं आपको बता सकता हूं कि आप कैसे इंसान हैं। आप मुझे वो पुस्तकें दिखाएं जिनसे आप प्रभावित हैं, मैं बता सकता हूं कि आप कौन हैं। आप मुझे अपने लक्ष्यों की सूची दिखाएं तो मैं बता सकता हूं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। ये एक अति महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे जीवन में प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकताएं क्या हैं। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में 500 रुपए का एक नोट है और 5-5 रुपए के 100 नोट हैं। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और इन सभी नोटों को अपने साथ उड़ा ले जाता है। बताइए, आप किस नोट को सबसे पहले पकड़ेंगे? निश्चित रूप से 500 रुपए के नोट को पहले, उसके बाद बाकी के नोटों को, क्योंकि वो तो बोनस की तरह हैं। इसी तरह जब भी हम जीवन में कोई कार्य करें तो खुद से पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ ये जवाब मांगें कि वो 500 रुपए का नोट रूपी कार्य कौन सा है, क्या है जिसे सबसे पहले करना चाहिए, यानी उच्च प्राथमिकता वाला कार्य। यदि हम इनका पूरा ध्यान रखें तो बाकी काम काफी हद तक अपने आप हो जाएंगे।
व्यावहारिक चिकित्सक के तौर पर अगर आप मुझसे पूछें कि मानव के आत्मविकास के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो मैं कहूंगा सबसे पहले अपने लक्ष्य निर्धारित करें। जरा इस चीनी मुहावरे पर ध्यान दें। अगर आप किसी एक निर्धारित चीज को प्राप्त करने का संकल्प नहीं करते तो आपको जो कुछ भी मिलेगा उसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। हम जो भी लक्ष्य बनाएं, हमें उससे जीवन में प्रेरणा मिलनी चाहिए। वो लक्ष्य चुनौती भरा हो, लक्ष्य ऐसा हो जिससे हम जीवन में आगे बढ़ सकें। इस बात को ध्यान में रखकर ही हमें अपना लक्ष्य बनाने का काम पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि हमारे लक्ष्य कुछ सिद्धांतों पर आधारित हों। आप जो भी लक्ष्य तय करें वो PPPTFM नियम पर जरूर खरा उतरना चाहिए। PPPTFM का मतलब है पर्सनल यानी निजी, प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक, पॉजिटिव यानी सकारात्मक, टाइम बाउंड यानी समयबद्ध, फ्लेक्सिबल यानी लचीला और मेजरेबल यानी मापे जाने योग्य। PPPTFM। पहला सिद्धांत, हमारे लक्ष्य खुद के लिए या परिवार के लिए या संस्था के लिए हो। दूसरा सिद्धांत, लक्ष्य स्थायी यानी फिक्स्ड हो व प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक हो। अपने अतीत को ध्यान में रखकर ही लक्ष्य बनाएं। ऐसा नहीं है कि जो घोड़ा पहले कभी नहीं जीता वो भविष्य में भी कभी नहीं जीतेगा। ऐसे घोड़े के लिए उसका चारा उससे पर्याप्त दूरी पर रखें। अगर चारा बहुत पास होगा तो उसे झपटकर खा लेगा, और अगर चारा बहुत दूर होगा तो घोड़ा बिल्कुल कोशिश ही नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने पिछले साल 1 करोड़ रुपए का व्यापार किया था तो केवल समय प्रबंधन कर लेने से आप 6 करोड़ का व्यापार नहीं कर पाएंगे। हां, आप उसे दुगना जरूर कर सकते हैं। केवल समय प्रबंधन के बलबूते पर एक गधा घोड़ा नहीं बन सकता, पर हां, वो एक अच्छा गधा जरूर बन सकता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और पिछले साल आपको 39% अंक मिले थे तो आप इस साल 93% अंक प्राप्त करने की उम्मीद न करें। इसलिए दोस्तों, आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करें उनका व्यावहारिक होना बेहद जरूरी है। तीसरा सिद्धांत है, आपका लक्ष्य पॉजिटिव डायरेक्शन यानी सकारात्मक दिशा में होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी का पिछले साल का कारोबार 1 करोड़ रुपए था और आपकी प्रतियोगी का 1.5 करोड़, अपना कारोबार बढ़ाने के लिए आप उसके कारोबार को घटाने की कोशिश न करें। ये एक नेगेटिव यानी नकारात्मक लक्ष्य है। इसकी बजाय आप 2 करोड़ का लक्ष्य बनाएं और ज्यादा मेहनत करके अपनी विक्रय प्रणाली को बेहतर बनाकर अपने ग्राहकों से अपने संबंध सुधारकर लक्ष्य को हासिल करें। अपने प्रतियोगी पर बुरी नजर न रखें। चौथा सिद्धांत है, आप जो भी लक्ष्य बनाएं उसे प्राप्त करने की समय सीमा भी अवश्य निर्धारित करें। वो लक्ष्य जिनकी समय सीमा नहीं होती, लक्ष्य ही नहीं होते। यहां तक कि एक फुटबॉल मैच में भी समय समाप्ति की सीटी बजने के बाद दागे गए गोलों की गिनती नहीं की जाती। अगर आप कहते हैं मैं 2 करोड़ का कारोबार करना चाहूंगा, आपका यह कहना व्यर्थ है जब तक कि आप इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित ना करें। आपके कहने का सही तरीका है, मैं इस व्यावसायिक वर्ष के अंत तक 2 करोड़ का कारोबार करूंगा। पांचवा सिद्धांत है, आपके लक्ष्य समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनीय होने चाहिए। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आपने पिछले वर्ष 39% अंक प्राप्त किए थे और इस वर्ष के लिए आपने अपना लक्ष्य 60% रखा है, अब अर्धवार्षिक परीक्षा में आप देखते हैं कि आपको 63% अंक मिले हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपना लक्ष्य 60 से बढ़ाकर 80% कर सकते हैं। एक और उदाहरण, मान लीजिए आपकी कंपनी ने पिछले साल 1 करोड़ का कारोबार किया, तो आप इस साल 2 करोड़ का लक्ष्य रखें। लेकिन अगर काम में मंदी की वजह से आप पहले 6 महीनों में 30 लाख का आंकड़ा ही पार कर पाए, तो बाकी के 6 महीनों में आपके लिए 1 करोड़ 70 लाख का कारोबार करना मुश्किल होगा। अब शायद आपको अपने लक्ष्य में थोड़ा परिवर्तन करके खुद से कहना होगा कि मैं पिछले साल ही की तरह इस साल भी 1 करोड़ का कारोबार करूंगा।
इसलिए बहुत बदले हालातों में आपको हर तीसरे या छठे महीने में अपने लक्ष्य को बढ़ाना या घटाना चाहिए। छठा सिद्धांत है, आप ऐसे लक्ष्य बनाएं जिन्हें मेजर यानी मापा जा सके। वो लक्ष्य जिन्हें मापा नहीं जा सकता लक्ष्य नहीं होते। मिसाल के तौर पे मैं एक बेहतर बॉस बनूंगा, मैं एक आदर्श पति बनूंगा, मैं एक बढ़िया वक्ता यानी स्पीकर बनूंगा, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। इन बातों को मापा नहीं जा सकता, क्योंकि अच्छा बॉस, अच्छा पति, अच्छा वक्ता, अच्छा इंसान, इन्हें मापा नहीं जा सकता। इसलिए ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आप कुछ न बन पाएं। इसलिए खुद को स्पष्ट करें कि अच्छे बॉस से आपका क्या मतलब है। उदाहरण के लिए कारोबार कितना बढ़ेगा या कितना कम होगा, इन बातों को मापा जा सकता है, पर आपका यह कहना कि मैं अच्छा बॉस बनूंगा कतई मापा नहीं जा सकता। इसी तरह बढ़िया वक्ता को भी मापा नहीं जा सकता। इसलिए अपने लक्ष्यों को कुछ इस तरह बदलें, जैसे मैं अगले 12 महीनों में 12 भाषण दूंगा, या मैं अगले 6 महीनों में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार जीतूंगा। इन लक्ष्यों को मापा जा सकता है, लेकिन मैं एक जबरदस्त वक्ता बनना चाहता हूं, इसे मापा नहीं जा सकता। अब हम ये जान चुके हैं कि लक्ष्य कैसे निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या लक्ष्य बनाएं। इसलिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मैं आपको कुछ सलाह दूंगा। याद रखें कि सिर्फ सुझाव हैं, पर अपने लक्ष्य तो केवल आपको ही निर्धारित करने होंगे। आप जो लक्ष्य बनाते हैं वो आपके कामकाज से जुड़े हो सकते हैं, जैसे अतिरिक्त पेशेवर दक्षता हासिल करना, साथ काम करने वालों के साथ अच्छा व्यवहार और संचार कायम करना। हम लोग अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि अक्सर अपने ही ऑफिस में काम करने वालों को जानने के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। किसी समस्या का हल ढूंढना, आमदनी बढ़ाना या नया पद प्राप्त करना, अधिक धैर्यवान बनना और पढ़ाई करना, बचत बढ़ाना, कर्जे चुकाना, कुछ बेहतर पाना या घर या ऑफिस में स्पॉन्टेनियस होना अर्थात स्वेच्छानुरूप कार्य करना, ये लक्ष्य हो सकते हैं। स्वेच्छानुरूप कार्य करने से हमारा तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ है काम में पहल करना, बिना कहे कुछ कर दिखाना। क्या आप अपने उस अधीनस्थ कर्मचारी को ढूंढ सकते हैं जिसमें स्वेच्छानुरूप कार्य करने की कमी है? जब तक उसे कहा ही ना जाए वो कुछ करता ही नहीं है। उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या आप उसे काम पर रखेंगे? बेशक आप उसे बेहद प्यार कर सकते हैं, पर साथ ही आपके दिल में उसके लिए एक अजीब सी निराशा होगी। अब मेरा सवाल यह है कि क्या आप स्वेच्छानुरूप कार्य करते हैं? आप सोच सकते हैं कि आप हैं, मगर आपका बॉस अपने उच्च पद से देख रहा है कि आप स्वेच्छानुरूप कार्य नहीं करते हैं। स्वेच्छानुरूप कार्य करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, वो ये कि रोज सोने से पहले आप लिखें कि आज वो क्या काम था जिसे आप कर सकते थे मगर आपने नहीं किया। ऐसा करके आप जीवन में ऊंचा उठ सकते हैं। एक और लक्ष्य यह भी हो सकता है कि आप अपने काम धंधे से कुछ रोज के लिए छुट्टी लेकर घूमने जाएं, सैर करें, खुद को पुनः युवावस्था में महसूस करें। याद रहे, जब हम योजना बनाकर छुट्टी लेते हैं तो हम अपना समय बर्बाद नहीं करते। नया घर बनाना, घर में जरूरी सुधार करना, नई हॉबी, करीबी दोस्त और परिवार से बातचीत भी आपके निजी लक्ष्य हो सकते हैं। बाहर से देखने पर तो हम प्यार, दया, करुणा के सागर प्रतीत होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि अपने घरों में हम प्रेशर कुकर की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे ही हम घर पहुंचते हैं हम प्रेशर कुकर बन जाते हैं, अर्थात परिवार के सदस्यों से ऊंची आवाज में बात करते हैं। इसलिए हम लक्ष्य बना सकते हैं कि अब से हम परिवार वालों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तथा ज्यादा धैर्य रखेंगे। अपने बच्चों के साथ खेलिए। शायद आप ये लक्ष्य बना सकते हैं कि हर रोज अपने बच्चों के साथ मैं कम से कम आधा घंटा खेलूंगा। अपने बच्चों के साथ खेलकर आप घर के कानूनी सदस्य बन सकते हैं। आप बच्चों के साथ अपने संबंध सुधार सकते हैं। शादी करना, परिवार को ज्यादा समय देना भी आपके लक्ष्य हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम यानी विशेष समय बिताएं। लायंस क्लब, रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट बनकर उसका कामकाज संभालना भी आपका एक लक्ष्य हो सकता है। अपनी आदतों जैसे धूम्रपान छोड़ना,
कसरत करना, वजन कम करना, आध्यात्मिकता प्राप्त करना भी आपके लक्ष्य हो सकते हैं। हालांकि जो भी लक्ष्य मैंने सुझाए हैं वो लक्ष्य सिद्धांतों पर खरे नहीं उतरते, क्योंकि फिलहाल इनकी समय सीमा तय नहीं है और ये स्पष्ट भी नहीं है। आप जो भी लक्ष्य तय करें वो PPPTFM नियम पर जरूर खरा उतरना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर आइए अब लक्ष्य निर्धारित करना शुरू करते हैं। अगले 20 मिनटों के लिए जैसा मैं कहता हूं वैसा कीजिए। कुछ कागज और एक पेन ले लें और चिंतन शुरू करें। अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं। इन लक्ष्यों के समूह को हम सूची नंबर 1 यानी लिस्ट नंबर 1 कहेंगे। अब आप अगले 2 मिनट तक अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं और उसके बाद वो सब लक्ष्य लिखें जो आप अगले 5 सालों में हासिल करना चाहेंगे। जैसे ही बीप बजे इस कैसेट को पॉज बटन दबाकर तब तक के लिए रोक दें जब तक कि आपकी सूची नंबर 1 पूरी न हो जाए। अब आप दूसरी सूची बनाने से पहले पहली सूची के नीचे एक रेखा खींच दें जिससे दोनों सूचियां अलग अलग हो जाएं। फिर से 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें। अगले 1 साल में आप क्या हासिल करना चाहेंगे उन बातों को कागज पर लिख लें। इस तरह आपकी सूची नंबर 2 तैयार हो जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आपका 5 सालों का लक्ष्य है घर बनाना, तो 1 साल का लक्ष्य उस घर का नक्शा बनाना हो सकता है, या फिर अगले 5 साल का लक्ष्य है MBA की पढ़ाई करना, तो अगले 1 साल का लक्ष्य हो सकता है इस वर्ष परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होना। पॉज बटन दबाने के बाद अब आप लिखना शुरू कर दीजिए। सोच समझ कर लिखिए। अब तीसरी सूची बनाने से पहले दूसरी सूची के नीचे रेखा खींचकर उसे अलग कर दीजिए। अगले 6 महीनों में आप क्या पाना चाहेंगे उसकी एक सूची बना लीजिए। कुछ समय तक आंखें बंद करके जरा सोचिए। उदाहरण के लिए अगर आपका 5 साल का लक्ष्य है अपना घर बनाना और 1 साल का लक्ष्य है घर का नक्शा बनाना, तो 6 महीने का आपका लक्ष्य हो सकता है घर के लिए जमीन खरीदना व उसके लिए पैसों का बंदोबस्त करना। इस काम को पूरा करने के लिए थोड़ा समय निकालकर सोचिए और जब तक ये काम खत्म न हो कैसेट को पॉज बटन दबाकर रोक दें। अब हम चौथी सूची की तरफ बढ़ते हैं। अगले 1 महीने में जो लक्ष्य आप हासिल करना चाहते हैं उनकी सूची बनाइए। इस सूची में अपने सभी आवश्यक कार्य लिख लीजिए। उदाहरण के लिए अपने स्थगित कामों को निपटाना, पत्र लिखना, किसी से विचार विमर्श करना, पिकनिक या पार्टी में जाना वगैरह वगैरह। इन्हें लिखना शुरू करने से पहले अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए सोचिए। अब आपने अपनी चारों सूचियां बना ली हैं। आपकी इन 5 साल, 1 साल, 6 महीने व 1 महीने के लक्ष्यों वाली सूचियों में उम्मीद है कि आपने कम से कम 3 या 4 लक्ष्य तो प्रत्येक सूची में अवश्य लिखे होंगे। अब आप इन्हें प्राथमिकता दें, यानी देखें कि किस काम को सबसे पहले करना है, उसके बाद कौन सा काम जरूरी है। अब इन कामों को आप A, B, C प्राथमिकता दें। A का मतलब है सबसे जरूरी और सबसे तत्काल, यानी उस काम को हर हाल में सबसे पहले पूरा करना है। इनको हासिल करने से ही आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। A प्राथमिकता वाले काम आपके मस्ट डू गोल्स यानी अत्यावश्यक लक्ष्य हैं। भरत चंद्रा की कैसेट लक्ष्य निर्धारण की कला का साइड B सुन रहे हैं। B प्राथमिकता वाले कार्य यानी वो काम जिन्हें कुछ समय तक टाला जा सकता है, लेकिन ये कार्य भी महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए बड़े घर में रहने जाना, लंबी छुट्टियों पर जाना वगैरह वगैरह। B प्राथमिकता के काम आपके डिजायरेबल टू डू
यानी इच्छित कार्य कहलाते हैं। अगला यानी सी प्राथमिकता वाले काम, अर्थात वे काम जिन्हें कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, इन्हें हम कैन वेट गोल्स यानी इंतजार कर सकने वाले लक्ष्य कहते हैं, जैसे कि क्रिकेट खेलना, फिल्म देखना, संगीत सीखना वगैरह वगैरह। अब थोड़ा और समय निकालकर इन सभी सूचियों पर नजर डालिए। इन्हें आप ए, बी और सी क्रम में रखिए। ये काम पूरा होने तक कैसेट को पॉज बटन दबाकर रोक दें। अब एक और कागज लीजिए और उसका शीर्षक रखिए जीवन के वर्तमान बड़े लक्ष्य। अब इस सूची में अपने सभी ए प्राथमिकता वाले कार्य उतार लीजिए, वो सभी ए प्राथमिकता वाले कार्य जिन्हें आप 5 साल, 1 साल, 6 महीनों में निपटाना चाहते थे। जब तक यह काम पूरा हो तब तक के लिए पॉज बटन दबा दीजिए। अब जबकि आपने अपने जीवन के वर्तमान बड़े लक्ष्यों की सूची बना ली है, तो समझिए आपने एक बड़ा काम कर लिया है। अब से आपको अपने जीवन का एक ठोस उद्देश्य मिल गया है। अब से आपके जीवन का हर कदम इन लक्ष्यों की तरफ बढ़ेगा। अब आप अपने जीवन के वर्तमान बड़े लक्ष्य वाली सूची को ध्यान से देखें। क्योंकि इन्हें हमने ओरिजिनल लिस्ट यानी मूल सूची से उतारा है, इसलिए इनमें कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है। इसके लिए थोड़ा समय और लगाकर इन्हें एक निश्चित समय सीमा में बांधिए। ये काम पूरा होने तक पॉज बटन दबाकर कैसेट को रोक दें। इस बात को आसान बनाने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा, जिससे कि आप ये समझ सकें कि किस तरह के लक्ष्यों को चुनना चाहिए और कैसे इनका चुनाव करना चाहिए। हमारा एक लक्ष्य यह भी हो सकता है, मैं इस तारीख तक इस निर्धारित क्षेत्र में इतनी कीमत का अपना 500 वर्ग गज में बना अपना नया मकान खरीदूंगा। आप घर का दाम और क्षेत्र अपने मुताबिक भर लें। केवल स्पष्ट लक्ष्य ही आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में बस जाते हैं, और एक बार आपके लक्ष्य आपके अवचेतन मन में बस जाते हैं तो आपके भीतर सोया हुआ दानव जाग जाता है और उसे सच्चाई में बदल देता है। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण की एक और मिसाल हो सकती है, मैं अगले 3 साल के भीतर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग में विशेष योग्यता के साथ एमबीए की पढ़ाई पूरी करूंगा। या यह भी हो सकता है, मैं अगले 10 महीनों में अपना वजन 15 किलो कम कर लूंगा। या फिर मैं हर सुबह 20 मिनट तक कसरत करूंगा। मैं अगले 2 सालों में अपना कारोबार दोगुना कर लूंगा, वगैरह वगैरह। ध्यान रखें कि आपके लक्ष्य इन लक्ष्यों की तरह बिल्कुल स्पष्ट हों। अब चूंकि आपने जीवन के वर्तमान बड़े लक्ष्यों को निर्धारित कर लिया है, तो उसकी प्राप्ति भी सुनिश्चित कर लें, उसकी समीक्षा कर लें। आप अपने लक्ष्य की जितनी बार चाहे समीक्षा कर सकते हैं। ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इनसे आपके लक्ष्य स्पष्ट रहेंगे और संभव लगेंगे। ध्यान रहे, आपके लक्ष्य PPPTFM मापदंडों पर भी जरूर खरे हों। इनकी समीक्षा करके उन्हें दोबारा लिख लें। एक बार अपने लक्ष्य निर्धारण से संतुष्ट होने पर आप इसे बड़े कागज पर लिखकर अपने कमरे की दीवार पर तस्वीर की तरह टांग लें। अपने लक्ष्यों को दिन में एक बार सुबह और एक बार रात में जरूर पढ़ें। रोज खुद से ईमानदारी पूर्वक पूछें, आज मैंने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या किया। आपके परिवार के सदस्य भी आपके लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को आप अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ भी दोहराएं। उनको भी कहें कि वो इसी तरह अपने अपने लक्ष्य तय करें। अपने परिवार के सदस्यों को उनका लक्ष्य प्राप्त कराने में स्वयं को भी जिम्मेदार बनाएं। ऐसा करने से वो नहीं होगा जो अक्सर होता है, यानी आप सभी के लक्ष्य आपस में नहीं टकराएंगे। जो लक्ष्य लिखित में नहीं है, दरअसल वो लक्ष्य है ही नहीं। अगर ये लिखित नहीं होंगे तो ये स्पष्ट भी नहीं होंगे। शोध से पता चलता है कि 97% लोग अपना लक्ष्य इसलिए प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य कागज पर नहीं लिखे थे, जबकि आप जैसे 3% लोग अपनी सफलता की मंजिल पर पहुंच सके क्योंकि आपने सही तरीके से अपने जीवन के वर्तमान लक्ष्यों को लिख लिया था।
जब आप अपने लक्ष्यों को लिख लेते हैं तो वो लिखे हुए शब्द आपकी प्रतिज्ञा बन जाते हैं और आपको आपके इरादों की बार बार याद दिलाते हैं। इससे भी अच्छा होगा अगर आप बड़े कागज पर इन्हें उतारने की बजाय विजिटिंग कार्ड जैसे छोटे कागज पर उतारकर अपने पर्स में रख लें। समय समय पर इस छोटे कागज के टुकड़े पर नजर डालें। दुबई में मेरा एक दोस्त है, उसने तो अपने लक्ष्य अपनी डिजिटल डायरी में नोट कर लिए हैं और उसमें हर रोज सुबह 10 बजे का अलार्म लगा दिया है और जब भी अलार्म बजता है तो डायरी की स्क्रीन पर वो लक्ष्य उभर आते हैं और अलार्म ऑफ करने के लिए अपने आप नजर डायरी की स्क्रीन पर चली जाती है। दोस्तों, एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता एक बार बोस्टन गए। उन्होंने सैकड़ों समुद्री जहाज के कप्तानों से पूछा कि आप अब से 6 महीने बाद कहां होंगे। उनमें से 97% कप्तान ठीक ठीक बता पाए कि अब से 6 महीने बाद या साल भर बाद वे कहां होंगे, जबकि विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त 97% नए स्नातक ये नहीं बता पाए कि 6 महीने या 1 साल में वे क्या कर रहे होंगे। इस उदाहरण से ये बात खुलकर सामने आती है कि जब तक आप अपने लक्ष्य निर्धारित नहीं करते तब तक सफलता दूर ही रहती है। याद रखिए कि आज बनाई हुई योजना भविष्य में हमें आराम व सुरक्षा प्रदान करती है। अंग्रेजी की कहावत है, एन आउंस ऑफ प्लानिंग इज वर्थ अ पाउंड ऑफ वर्क। योजना बनाने में लगाया गया 1 घंटा आपके काम के 3-4 घंटे बचाता है। हम में से अनेक लोग 8 घंटे ये सोचने में लगा देते हैं कि काम को कैसे करें, क्या ना करें, और सिर्फ 1 घंटे में उस कार्य को कर डालते हैं। लेकिन अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो 1 घंटा सोच विचार व कार्य की रूपरेखा बनाने में लगाएं और फिर अपनी सूची पर 8 घंटे तक कार्य करें। ऐसा करने से आप अपने जीवन में उससे कहीं अधिक सफल हो सकते हैं जितना कि आप सोच सकते हैं। अगर आप अपने बीते हुए कल पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि आपने कुछ भी हासिल नहीं किया। इससे आपके मन में पछतावा होगा कि कैसे कीमती वक्त आपने यूं ही बर्बाद कर दिया। अपने आप को इस कुचक्र से निकालिए। मिसाल के तौर पर, हफ्ते भर आप क्या करते हैं, क्या तलाशते रहते हैं? हमें तो शनिवार इतवार का इंतजार रहता है, इतना काम पड़ा रहता है। इससे पहले कि हमें होश आए शनिवार बीत जाता है और रविवार की सुबह आ जाती है। टीवी के सामने कुछ पल आराम से गुजारते हैं कि शाम आ जाती है। अब आपको दुख होने लगता है, पछतावा होने लगता है कि शनिवार रविवार दोनों बीत गए। इसलिए मेरे दोस्तों, बीते पलों पर पछतावा करना छोड़िए, काम करना शुरू कीजिए। लक्ष्य बनाइए आज, अभी, इसी वक्त। पछतावे की चक्रव्यूह से निकलिए। यही बात सभी छुट्टियों पर लागू होगी। अपने को सुधारना और जीवन में सफलता अर्जित करने की आग पैदा करना 2 अलग अलग बातें हैं। ज्यादातर लोग खुद को सुधारने की तीव्र इच्छा रखते हैं, लेकिन विजेता हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए सफल होने की तीव्र इच्छा रखते हैं। जरा इस कुछ भी हो जाए वाली बात पर गौर करें। कुछ भी हो जाए, मैं ये काम कर कर रहूंगा। इस बात में बहुत ताकत है। हमारी सफलता प्राप्ति की इच्छा ऐसी होनी चाहिए जैसे पानी में डूब रहा इंसान सांस लेने की जी जान से कोशिश करता है। लक्ष्य बनाते समय अपनी भाषा पर ध्यान दें। मैं घर बनाना चाहता हूं, काश मैं एक घर बनाऊं। ऐसी बातें कहने से आप अपनी हार जाने वाली नीति और नकारात्मकता को उजागर करते हैं। आप इस बात को यूं कहें, मैं घर जरूर बनाऊंगा। देखिए, इस वाक्य में आपका आत्मविश्वास झलक रहा है, आपकी सकारात्मक सोच झलक रही है और नजर आ रही है तीव्र इच्छा शक्ति। लोगों को प्रशिक्षित करने के इस काम के दौरान सौभाग्य से मेरी ऐसे कई हजार स्त्री पुरुषों से मुलाकात हुई जो सक्सेस माइंडेड हैं, सफलता के लिए सचमुच इच्छुक हैं। मैंने खुद निजी तौर पर उनको अपना लक्ष्य बनाते देखा है, लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए काम करते हुए देखा है। यहां तक कि निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी उन्हें असफल देखा है। उन्हें उनकी मंजिल मिल जाती अगर वो अपनी काबिलियत पर भरोसा रख पाते। इससे यह सवाल पैदा होता है कि जब मैं अपना लक्ष्य प्राप्त ही नहीं कर पाऊंगा
तो फिर लक्ष्य बनाऊं ही क्यों? दुर्भाग्यवश लक्ष्य बना लेने का सीधा मतलब लक्ष्य प्राप्त कर लेना नहीं होता। लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि लक्ष्य बना लेना मानो आधी जीत दर्ज कर लेने के बराबर है। जब आप लक्ष्य बना लेते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने अवचेतन मन को लक्ष्य पर पहुंचने के लिए तैयार करें। अपने अवचेतन मस्तिष्क को तैयार करने की प्रक्रिया में आप विश्राम की तकनीकों वाली कैसेट में बताई गई प्रभावशाली तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। एक बार अगर आप विश्राम की खास अवस्था यानी अल्फा लेवल तक पहुंच गए तो समझिए आपके अंदर का सुपर कंप्यूटर तैयार हो जाएगा, जो आपके जीवन के हर पहलू में आपको अपार सफलता दिलाएगा। अल्फा लेवल तक पहुंचने के लिए रोजाना 20 मिनट तक मन को आराम दें। मनोचिकित्सकों का मानना है कि आप एक समय में 3 से 4 लक्ष्य तक बना सकते हैं। हमारा अवचेतन मन हमारे दिमाग का 90% हिस्सा है और इस पर जो तस्वीर छप जाती है वो एक न एक दिन हकीकत बन के ही रहती है। हमारा अवचेतन मस्तिष्क ही हमारी याददाश्त का भंडार गृह है। अवचेतन मस्तिष्क में कोई विवेक यानी लॉजिक नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मस्तिष्क हमारे नर्वस सिस्टम यानी नाड़ी तंत्र को नियंत्रित करता है, जो कि हर सुधार का आधार है। अवचेतन मस्तिष्क हमारे भीतर का सोया हुआ महाकाय है। आप जितना अधिक स्वयं के नजदीक जाएंगे उतना ही अधिक आपको फायदा होगा। जितना विश्राम की तकनीकों का अभ्यास करेंगे, जितने सपने देखेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। पर्याप्त विश्राम की अवस्था में पहुंचने के बाद अपने मस्तिष्क को दोबारा व्यवस्थित करने का सही तरीका है कि आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं उसकी कल्पना करें, यानी उसे विजुअलाइज करें। इस प्रक्रिया में आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें व वो स्थिति व दृश्य सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप नया घर चाहते हैं तो अपने नए घर को मन में देखिए, उसमें घूमिए, एक एक कमरे को गौर से देखिए, घर की हर बारीक से बारीक चीज को कल्पना शक्ति में देखिए। अगर आप एक नई कार चाहते हैं तो उसे मन में देखिए, मानसिक रूप से कल्पना करते हुए उसे चलाकर देखिए। उसके रंग को देखिए, उसका पैनल देखिए, सीट कैसी है यह भी देखिए। यानी जितनी ज्यादा चीजें आप देख सकते हैं जरूर देखिए। जब ब्रूस जेनर को ओलंपिक्स के लिए तैयार किया जा रहा था तो ब्रूस अपने दिमाग में कल्पना कर रहा था कि किस क्षण उसका शरीर किस तरह सही तरीके से काम कर रहा होगा। पूर्वी जर्मनी के ओलंपिक मेडल विजेताओं ने ट्रेनिंग के दौरान ऐसे ही विजयी क्षणों की कल्पना की थी। हाल ही में दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज सर रिचर्ड हेडली से एक बार किसी ने पूछा, आप कैसे हर पारी में इतने विकेट ले पाते हैं? तो हेडली ने उसे बताया, मैच के पहले दिन मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और सोचने लगता हूं कि कल का दिन मेरे लिए बहुत सफलता भरा है। 5 मिनट आंखें बंद करके मैं कल्पना करने लगता हूं कि मैं कल 5 विकेट किस तरह लूंगा। मैच के दिन भी मैं सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके विकेट उखाड़ने का ख्वाब देखने लगता हूं। इसी तरह ओवर फेंकने से पहले भी मैं बस थोड़ी देर के लिए खुद को बैट्समैन को आउट करते हुए देखता हूं और इससे पहले कि मैं बॉल डालूं मैं विकेट गिरता हुआ सा महसूस करने लगता हूं। मैंने देखा कि इस तकनीक को अपनाने से मुझे काफी विकेट मिलते गए। दोस्तों, अगर यह फॉर्मूला सर रिचर्ड हेडली पर सफल हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं? ये कल्पनाएं हमें बार बार करनी चाहिए। ऐसा करने के लिए सुबह जागने का समय और रात को सोने का समय सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि इसी वक्त आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। आइए अब मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से समझाता हूं कि आप कैसे कल्पना करें। आप एक ऐसे कमरे या स्थान पर जाएं जहां कोई व्यवधान न हो। एक आरामदेह कुर्सी पर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और पूरी तरह रिलैक्स यानी विश्राम की स्थिति में आ जाएं। विश्राम की गहरी अवस्था में पहुंचने के लिए 10 बार दीर्घ श्वसन करें, यानी धीरे धीरे एक लंबी सांस अंदर लें व फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। जब आप भीतर तक शांत होते हैं तो आप अल्फा स्तर तक पहुंच जाते हैं।
ये वो स्थिति है जहां आप अपने अवचेतन मन से बात कर सकते हैं। अपने मन की आंखों से उस स्थिति को देखना शुरू करें जिसमें आप खुद को पहुंचाने की इच्छा रखते हैं। जो कुछ आप सोच रहे हैं उसे सच मानें। आप जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उसको महसूस करना शुरू कर दें। अपने आप से कहें, ये सब मेरा हो गया। धन्यवाद कहें, क्योंकि अब आपका लक्ष्य आप तक पहुंचने के लिए चल पड़ा है। यह कल्पना एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। सिर्फ 5 मिनट की सकारात्मक कल्पना घंटों और दिनों की नकारात्मक सोच को खत्म कर सकती है। दोस्तों, एक उपयोगी इंसान बनना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए हमारी जिम्मेदारी है, कोई भोग विलास नहीं। दोस्तों, अगर आप योजना बनाने में असफल रहते हैं तो अनजाने ही आप अपने असफल होने की योजना बना लेते हैं। इस ग्रह पर सभी लोगों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले वो जो इतिहास पढ़ते हैं और दूसरे वो जो इतिहास बनाते हैं। 90% लोग इतिहास पढ़ते हैं और जबकि केवल 10% लोग इतिहास रचते हैं। हमें अपने आप को इस आरामदेह लोगों के बहुमत से उन कष्टदायक लोगों के अल्पमत में ले जाना होगा जिन्होंने अपने लक्ष्य बनाने की पहल की। दुनिया की जानी मानी रेस्टोरेंट श्रृंखला मैकडॉनल्ड के मालिक से किसी ने पूछा कि आप कब सफल हुए, तो उन्होंने बताया कि 20 साल पहले जब मैं एक पार्क की बेंच पर लेटा हुआ था, उस समय मेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन उस मुश्किल समय में भी मैं फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की एक लंबी श्रृंखला खोलने का सपना देख रहा था। मैं तो बस तभी सफल हो गया था। किसी ने ठीक ही कहा है कि इस दुनिया में हर चीज 2 बार बनती है। पहली बार हमारी कल्पना में, उसके बाद हकीकत में। घर बनाने से पहले हम उसका नक्शा बनाते हैं। क्या आप नहीं समझते कि इसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी का नक्शा बनाना चाहिए? पिकनिक पर जाने से पहले हम महीनों तक उसकी योजना बनाते हैं। क्या हम अपनी 80 साल की पिकनिक की जरा भी योजना बनाते हैं? हमारी जिंदगी की योजना बनाने, इसका लक्ष्य बनाने से महत्वपूर्ण और कोई दूसरा काम नहीं है। लक्ष्य बनाना हर सफल व्यक्ति की जिंदगी का जरूरी हिस्सा होता है। सफलता प्राप्ति के लिए लक्ष्य बनाना सबसे मूलभूत सामग्री होती है। अगर आप अपने जीवन का खाका स्वयं तैयार नहीं करेंगे तो जीवन का जो खाका अपने आप तैयार होगा वो शायद आपको पसंद ना आए। एक सच्चा विजेता बनने के लिए आपको स्वयं चुनाव करना होगा कि आप अपनी शर्तों पर अपने लक्ष्यों के लिए जीना चाहेंगे या दूसरों के लक्ष्यों के लिए। धन्यवाद।